सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम नवंबर 2025 के शुरुआती दिनों मतलब 3 और 4 तारीख के आसपास की कुछ ज़रूरी वैश्विक और भारतीय घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, काफ़ी कुछ हुआ है इन कुछ दिनों में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास ऊर्जा बाजार से लेकर कूटनीति, तकनीक, संस्कृति, विज्ञान और सुरक्षा तक कई अलग-अलग पहलू हैं जिन पर नज़र डालनी है। जी, तो चलिए एक-एक करके इन सुर्खियों की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। शुरुआत करते हैं 1 नवंबर की एक खबर से, मालदीव से। मालदीव। अच्छा। हाँ, मालदीव ने तंबाकू को लेकर एक काफी बड़ा फैसला लिया है। 1 नवंबर से वहां एक पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लागू हो गया है। पीढ़ीगत प्रतिबंध मतलब वो जनरेशनल बैन वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी 1 जनवरी 2007 को या उसके बाद पैदा हुआ है, वो अब कानूनी तौर पर तंबाकू या वेपिंग उत्पाद नहीं खरीद सकता, नहीं इस्तेमाल कर सकता। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से तो बहुत महत्वाकांक्षी कदम है। न्यूजीलैंड ने भी कोशिश की थी, है ना? जी। देखिए, सोच तो अच्छी है कि आने वाली पीढ़ी को बचाया जाए, पर चुनौती होगी इसे लागू करने में। मतलब असल में ये कितना प्रभावी होगा? क्या युवा वाकई इन चीजों से दूर रह पाएंगे? सही बात है। लंबे समय में इसका असर देखना होगा। बिल्कुल। नीति अच्छी है, पर प्रभावशालीता वो देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर को सऊदी अरब में कुछ दिलचस्प शुरू हुआ। अच्छा, क्या? रियाद सीजन के दौरान वैश्विक सद्भाव पहल का दूसरा संस्करण, और इसकी शुरुआत हुई भारत सप्ताह से। ओहो, भारत सप्ताह, ये तो बढ़िया है। हाँ, बताया जा रहा है कि मकसद है अलग-अलग संस्कृतियों का जश्न मनाना, और ये सऊदी विजन 2030 के लक्ष्यों से भी जुड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल समझ आता है। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन, जिसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, ये आजकल कूटनीति का अहम हिस्सा हैं। सॉफ्ट पावर। जी, देशों के बीच समझ बढ़ती है, लोगों का जुड़ाव होता है। और सऊदी अरब के लिए तो ये विजन 2030 का हिस्सा है ही। अपनी इकॉनमी को डाइवर्सिफाई करना, दुनिया के लिए खुलना, सिर्फ तेल पर निर्भर ना रहना, ये सब उसी दिशा में है। अच्छा, अब जरा ऊर्जा बाजार की तरफ चलें। ओपेक प्लस समूह ने एक फैसला लिया है। हाँ, ये अहम है। ओपेक प्लस यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और उनके सहयोगी देश। जी, उन्होंने दिसंबर 2025 के लिए उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी के बाद अब 2026 की पहली तिमाही तक मतलब मार्च तक उत्पादन में और कोई बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला किया है। और वजह वजह बताई जा रही है कि दुनिया में तेल की सप्लाई जरूरत से ज्यादा हो सकती है और आगे मांग कैसी रहेगी, इसको लेकर थोड़ी अनिश्चितता है। तो मतलब कीमतें गिरने का डर। बिल्कुल। ओपेक प्लस का काम ही यही है, सप्लाई, कीमतें और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना। तो वो नहीं चाहते कि कीमतें बहुत गिर जाए। हाँ ना, बहुत गिरे ना, इतनी बढ़ जाए कि मांग ही कम हो जाए। तो ये फैसला दिखाता है कि वो फिलहाल सप्लाई साइड को लेकर ज्यादा सतर्क हैं। इसका असर तो फिर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। हाँ, आने वाले महीनों में असर दिख सकता है और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी। ठीक है, अब चलते हैं लैटिन अमेरिका। पेरू और मेक्सिको के बीच राजनयिक रिश्ते टूट गए हैं। ओहो, ये तो बड़ी खबर है। वजह क्या बताई जा रही है? वजह यह है कि मेक्सिको ने पेरू की पूर्व प्रधानमंत्री बेट्सी शावेज उनको शरण दी है। बेट्सी शावेज, हाँ, उन पर वो पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के तख्तापलट की नाकाम कोशिश में शामिल होने का आरोप है ना? जी बिल्कुल, उसी मामले में जांच चल रही है और मेक्सिको ने उन्हें शरण दे दी, जिससे पेरू नाराज है। ये मामला वो राजनयिक शरण यानी डिप्लोमेटिक असाइलम के सिद्धांत की जटिलता दिखाता है। एक देश शरण देता है, दूसरा देश इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल मानता है। हाँ, खासकर जब मामला इतना संवेदनशील हो, राजनीतिक हो। ये पेरू की अंदरूनी राजनीतिक अस्थिरता को भी दिखाता है। सही कहा। अच्छा, इसी बीच रक्षा क्षेत्र में भी एक बड़ी डील हुई है। पाकिस्तान चीन से 8 हैंगओवर क्लास पनडुब्बियां खरीद रहा है। 8 पनडुब्बियां, हैंगओवर क्लास, ये तो पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक बड़ा अपग्रेड होगा। हाँ बिल्कुल, इससे हिंद महासागर में उनकी पानी के नीचे लड़ने की क्षमता तो बढ़ेगी। निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये शायद एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बियां होंगी जो ज्यादा देर पानी के नीचे रह सकती हैं। लेकिन देखिए, क्या इससे नौसैनिक संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक बड़ी ब्लू वाटर नेवी है, परमाणु पनडुब्बियां हैं। लेकिन हाँ, ये सौदा क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के समीकरणों को प्रभावित जरूर करेगा। भारत को अपनी रणनीति पर और ध्यान देना होगा। चलिए अब जरा कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं।
कोरियाई निर्देशक ली हिवान की फिल्म है प्रोजेक्ट वाई। अच्छा। इसने लंदन ईस्ट एशिया फिल्म फेस्टिवल मतलब LEAFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। अरे वाह। खबरों में कहा गया है कि ये महिला केंद्रित नॉय थ्रिलर है और एक्ट्रेस हान सो ही और ज्योन जोंगसियो के काम की काफी तारीफ हुई है। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो पूर्वी एशियाई सिनेमा को पहचान मिल रही है और दूसरा नॉयर जैसी जॉनर में जो अक्सर पुरुषों के इर्द गिर्द घूमती है उसमें महिला केंद्रित कहानी का सफल होना, ये एक दिलचस्प ट्रेंड है। हाँ, ये तो है। अब विज्ञान की दुनिया से भी एक खबर है। बताइए। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी डेविस के वैज्ञानिकों ने ट्रैपडोर मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी है। नाम है एप्टोस्टिचस रामीरेज़ाई। अच्छा, ट्रैपडोर स्पाइडर। ये तो बड़ी दिलचस्प होती हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि पहले जिसे एक ही प्रजाति समझा जाता था, एप्टोस्टिचस सीमस, जेनेटिक जांच से पता चला कि वो असल में 2 अलग-अलग प्रजातियां हैं। अरे, मतलब क्रिप्टिक स्पीशीज, छिपी हुई प्रजाति। हाँ, शायद यही कहते हैं। ये कमाल है। जेनेटिक तकनीक कैसे हमारी समझ बदल रही है। जो ऊपर से एक जैसा दिखे जरूरी नहीं कि वो एक ही हो। इसका मतलब है कि अब इन दोनों के संरक्षण पर अलग से सोचना होगा। सही बात है। अच्छा, अब भारत वापस आते हैं। भारतीय नौसेना एक बड़ा अभ्यास कर रही है, त्रिशूल। त्रिशूल? ये त्रिसेवा अभ्यास है। हाँ, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, TSE 2025। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों शामिल हैं और ये राजस्थान, गुजरात से लेकर उत्तरी अरब सागर तक फैला हुआ है। ये बड़े जॉइंट एक्सरसाइज बहुत जरूरी होते हैं। क्यों? मतलब इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा उद्देश्य तो है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, सिनर्जी और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना। मतलब युद्ध जैसी स्थिति में तीनों मिलकर कैसे काम करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा। और साथ ही ये भारत की सैन्य तैयारी और ताकत का प्रदर्शन भी है, खासकर इतने महत्वपूर्ण इलाके में। समझ गया। चलिए अब तकनीक और फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। भारत का UPI मलेशिया पहुंच गया है। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। UPI का विस्तार जारी है। हाँ, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी NIPL, उसने मलेशियाई पेमेंट गेटवे रेजर पे करलिक के साथ पार्टनरशिप की है। NIPL यही काम कर रही है ना, UPI को दुनिया भर में ले जाने का? जी। तो अब फ्रांस, UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल और अब मलेशिया, ये भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी सफलता है। इससे तो मलेशिया जाने वालों को बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। पर्यटकों को, वहां रहने वाले भारतीयों को भुगतान आसान हो जाएगा। व्यापार, रिमिटेंस, सबको फायदा होगा। ये फिनटेक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का बढ़िया उदाहरण है। स्वास्थ्य तकनीक में भी एक अहम घोषणा हुई है भारत बायोटेक ने। कोवैक्सीन वाली कंपनी? हाँ, वही। उन्होंने एक नई सहायक कंपनी शुरू की है, न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स। न्यूसेलियन थेरेप्यूटिक्स, ये किस चीज पर फोकस करेगी? ये सेल और जीन थेरेपी मतलब CGT पर फोकस करेगी। CGT, ये तो चिकित्सा का भविष्य माना जा रहा है। बहुत बड़ा कदम है ये भारत बायोटेक का। हाँ, सेल और जीन थेरेपी में बीमारियों के इलाज की काफी संभावनाएं बताई जाती हैं। बिल्कुल। कैंसर, जेनेटिक बीमारियां, इनमें क्रांति आ सकती है। ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां भी अब इस एडवांस फील्ड में उतर रही हैं। ये भारत के बायोटेक सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, अब कूटनीति पर वापस आते हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी एक खबर है। तालिबान सरकार हाँ। अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद पहली बार नवंबर 2025 में भारत में अपना पहला आधिकारिक राजनयिक नियुक्त करने जा रही है। ये ध्यान देने वाली बात है। भारत ने तालिबान को मान्यता तो दी नहीं दी है। लेकिन बातचीत चल रही थी, खासकर मानवीय सहायता वगैरह को लेके। नई दिल्ली में दूतावास भी चल रहा था, पर वो पिछली सरकार के लोग थे शायद। हाँ। तो अब तालिबान का अपना राजनयिक आना, ये एक तरह से कामकाजी संबंध बनाने की तरफ इशारा है। भले ही औपचारिक मान्यता ना हो, देखना होगा इसका क्या मतलब निकलता है आगे। सही है। अब खेल जगत से कुछ अच्छी खबरें हैं। हाँ बिल्कुल। इंडोनेशिया की टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिस जेन। उन्होंने चेन्नई ओपन WTA 250 टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की किम्बरली बिरेल को हराया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। और ये ऐतिहासिक है। पिछले 23 सालों में WTA सिंगल्स टाइटल जीतने वाली वो पहली इंडोनेशियाई महिलाएं हैं। और डबल भी जीता उन्होंने। जबरदस्त डबल धमाका। ऐसी जीतें किसी देश में खेल को बहुत ऊपर ले जाती हैं। हाँ, इंडोनेशिया में लड़कियों के लिए प्रेरणा बनेंगी वो। बिल्कुल, टेनिस की प्रोफाइल बढ़ेगी वहाँ। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, भारत में इनोवेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है। बताइए।
प्रधानमंत्री ने 3 नवंबर को दिल्ली में इस्टिक 2025 कॉन्क्लेव में 1 लाख करोड़ के आरडीआई फंड का शुभारंभ किया है। 1 लाख करोड़ रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए। हाँ, आरडीआई फंड मकसद है प्राइवेट सेक्टर को आर&डी में ज्यादा निवेश के लिए प्रोत्साहित करना की कोशिश है। हाँ, कोशिश तो यही है। पर देखिए, पैसा देना एक बात है, असली चुनौती यह है कि क्या इससे वाकई बड़ा रिस्क वाला इनोवेशन होगा या बस छोटे मोटे सुधार होंगे। इसका असर देखना होगा, पर रकम तो बहुत बड़ी है। इसी से जुड़ा एक और आर्थिक फैसला है। सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स, हाँ, उनके लिए वित्तीय प्रोत्साहन को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। अब 7,000 करोड़ से ज्यादा। ओहो, ये भी बहुत जरूरी है। लक्ष्य है चीन पर निर्भरता कम करना। ये राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल सही। ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मैग्नेट्स तो आज की हर तकनीक में चाहिए। ईवीज, फोन, कंप्यूटर, डिफेंस, ग्रीन एनर्जी, सब में। हाँ, और अभी सप्लाई चेन चीन पर बहुत निर्भर है। तो भारत का ये कदम अपनी सप्लाई चेन सुरक्षित करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में है। बहुत जरूरी है ये। और खेल जगत से एक और जबरदस्त खबर। क्या बात है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। पहला आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। किसको हराया? फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। नवी मुंबई में हुआ था मैच। क्या बात है। ये भारतीय क्रिकेट के लिए, खासकर महिला क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। हाँ, दीप्ति शर्मा, उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए। बहुत खूब। इस जीत से महिला क्रिकेट को बहुत बढ़ावा मिलेगा। फंडिंग, लोकप्रियता, भागीदारी सब बढ़ेगी। पूरी टीम को बधाई। बिल्कुल। अच्छा, अब पर्यावरण पर आते हैं। नई दिल्ली में 3-4 नवंबर को 17वां जीआरआई शिखर सम्मेलन हुआ। जीआरआई? ग्रीन बिल्डिंग वाला? हाँ, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इस बार का फोकस था जलवायु लचीली दुनिया के लिए कार्य करने हेतु नवाचार। क्लाइमेट रेजिलियंस, हाँ, ये बहुत जरूरी है। ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो बदलते मौसम को झेल सकें, कम ऊर्जा इस्तेमाल करें, पानी बचाएं। जी, खासकर भारत जैसे देश में जहां इतना निर्माण हो रहा है। हाँ, जीआरआई भारत का अपना रेटिंग सिस्टम है और ये सम्मेलन टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। शहरी जीवन से जुड़ा एक और अपडेट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रैंकिंग। हाँ, इंदौर फिर से टॉप पर। हाँ, इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर। कमाल है इंदौर। लेकिन 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सबसे निचले पायदान पर है मदुरै। ओहो, मदुरई सबसे गंदा शहर। ये चिंता की बात है। उसके ऊपर कौन है? उसके ठीक ऊपर सूरत और नवी मुंबई। ये रैंकिंग शहरों पर दबाव तो बनाती हैं सफाई के लिए। इंदौर एक मिसाल है, पर मदुरई जैसे शहरों की चुनौतियां भी सामने आती हैं। कचरा प्रबंधन, सीवेज, बहुत काम बाकी है। सही बात है। अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर। रूस ने एक नई परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। कौन सी? प्रोजेक्ट 09851 खाबरोव्स्क। कहा जा रहा है कि ये पोसेडॉन नाम के परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन ले जाने के लिए बनी है। पोसेडॉन, हाँ, इसकी काफी चर्चा है। इसे डूम्सडे वेपन या प्रलय लाने वाला हथियार भी कहा जा रहा है मीडिया में। हाँ, डूम्सडे सबमरीन। देखिए, ये नए हथियार सिस्टम्स हाँ। परमाणु निवारण के मौजूदा समीकरण बदल सकते हैं। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चिंताएं पैदा करते हैं। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे, पर इसके रणनीतिक मायने गहरे हैं। ठीक है। भारत में स्वास्थ्य से जुड़ा एक और कदम है। महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग मतलब लेप्रेसी को हाँ। एक अधिसूच्य रोग यानी नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। अच्छा, इसका मतलब अब हर केस रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा? हाँ, सभी सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करना होगा। तो इससे कुष्ठ रोग तो खत्म करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, बेहतर योजना बनाने और संसाधन लगाने में मदद मिलेगी। ये याद दिलाता है कि कुष्ठ रोग अभी भी एक मुद्दा है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और अंत में एक सकारात्मक कूटनीतिक खबर। अमेरिका और चीन, हाँ, उनके बीच कुछ हुआ? सीधी सैन्य संचार लाइनें स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। हॉटलाइन कह सकते हैं। अरे, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, मलेशिया में ADMM+ बैठक के दौरान ये सहमति बनी। मकसद है टकराव या गलतफहमी से बचना। बिल्कुल, 2 बड़ी ताकतों के बीच सीधी बात हो पाना, खासकर तनाव के समय, ये गलत अनुमान और आकस्मिक संघर्ष को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये तनाव कम करने का अच्छा उपाय है। तो ये थी नवंबर 2025 के शुरुआती कुछ दिनों की खास खबरें। सिर्फ 2-3 दिन में ही कितनी तरह की हलचल हुई दुनिया भर में। हाँ, वाकई
स्वास्थ्य नीति, ऊर्जा, कूटनीति, रक्षा, तकनीक, संस्कृति, विज्ञान, खेल, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ अहम हुआ। बिल्कुल। और इन सबको एक साथ देखें तो एक सवाल मन में आता है ना? कैसा सवाल? कि एक तरफ तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है, चाहे वो R&D में AI हो, जीन थेरेपी हो या पोसाइडॉन जैसे हथियार हों। दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स भी तेजी से बदल रही है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, नए समीकरण बन रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि क्या हमारे मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियम, संस्थाएं इस तेज रफ्तार बदलाव और बढ़ती जटिलता से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हमें और मजबूत वैश्विक सहयोग और स्पष्ट संवाद की जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना होगा। अगर आपको ये करंट अफेयर सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब सिविल्स ओनली।